नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज जो है हम लोग महाकाल सीरीज 2.0 यानी एपिसोड नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। चलिए आते पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र में कौन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है ये कि वन रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? तो वन रिपोर्ट जो है वो IFSR द्वारा जारी की जाती है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करता है। ये इस बार कौन सी आई थी? 2021 में ये 17वीं रिपोर्ट थी। ये 2 वर्ष में एक बार जो है रिपोर्ट को जारी करता है। अगर बात करते हैं IFSR की जो है स्थापना कब हुई थी? वो 1987 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो देहरादून में है। चलिए आते हैं बात करते हैं भारत में। तो भारत में बात करते हैं क्षेत्रफल और परसेंटेज में। तो क्षेत्रफल और परसेंटेज में कौन कौन से हैं? वो है मैक्सिमम जो क्षेत्रफल को कहाँ है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हरियाणा में। और बात करते हैं कि परसेंटेज में सबसे कम सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मिजोरम में और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? वो हरियाणा में। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? वो 7.33% है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? वो है 7.33% है। अगर बात करते हैं यूपी में क्षेत्रफल, यूपी जो है वो क्षेत्रफल का कितना है? वो है 9 यूपी के जो है क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 9.23% पे वन जो है पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं वनों की, वन जो है 6.15% है और वृक्ष जो है वो है 3.08% पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पे और परसेंटेज की बात करते हैं, तो कितने क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है? भदोही में। अगर एरिया की बात करेंगे और सबसे कम कहाँ है? वो भदोही में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? वो है सोनभद्र में। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो सर्वाधिक परसेंट कहाँ पे है? वो भी सोनभद्र में है और सबसे कम परसेंट कहाँ पे है? वो भदोही में है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पे हुई है? वो सहारनपुर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सबसे कम वृद्धि जो है, सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है? वो कमी आई है सोनभद्र में। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो कि सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? वो कहाँ पे हैं? वो है आगरा में। कहाँ पे हैं? आगरा में। अगर बात करते हैं वन नीति की, पहली जो वन नीति आई थी वो कब आई थी? वो आई थी 1952 में। और वर्तमान में कौन सी वन नीति है? वो 2017 की वन नीति इस समय अपना चल रही है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि लेजर पर आधारित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये जो स्थित है ये रामपुर में स्थित है। ये जो लेजर पर आधारित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है ये भारत की पहली नक्षत्रशाला है। इसका जो प्राचीन नाम क्या था? वो था आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इसका जो था पुराना नाम था। चलिए अगर आते हैं और कुछ नक्षत्रशालाओं की बात करते हैं। जो नक्षत्रशाला इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। जो इसका आकार है वो शनि के ग्रह जैसा है। अगला पॉइंट है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वो कहाँ पे है? वो है गोरखपुर में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे? वो है गोरखपुर में। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? वो कहाँ पे है? वो है प्रयागराज में। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे? प्रयागराज में। चलिए आते हैं कुछ अनुच्छेद की बात करते हैं। जो हमारा पहला अनुच्छेद है वो कौन सा है? वो है भारत यानी कि इंडिया। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया गया? उसमें 5 से 11 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समता का अधिकार है और अनुच्छेद 14 में जो क्या है? विधि का शासन ये दिया गया है। आइए तो अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो हमारा है कि अनुच्छेद 15 वो क्या है? वो है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(6) वो क्या है? वो 103वां संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 16 वो है सरकारी नौकरी।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियाँ। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो कौन सा है, 19A। 19A में क्या दिया गया, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21, इसमें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 से ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29-30 जो है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है क्या, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है कि इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो 39A, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता किसमें दी गई है, वो है 39A में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट है अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 के द्वारा है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट हमारा है कि अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, कहाँ पे, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 52 में क्या है कि राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है कि अनुच्छेद 53 क्या है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें उल्लेखित है, वो है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 57 उसमें पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आते हैं बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। इसमें क्या है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 63 इसमें जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 की बात करते हैं, वो किसका उल्लेख, इसमें महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 इसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 इसमें लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अगर बात करते हैं इसमें ट्रिक की, तो इन तीनों के लिए ट्रिक कौन सी है, सरला, यानी कि सात से क्या हो गया, संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। संसद किसमें 79 संसद है, 80 में जो है राज्यसभा, 81 में कौन सी सभा है, ये लोकसभा का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 93 की। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 108 इसमें क्या है, संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट हमारा जो है अनुच्छेद 110, इसमें क्या है, इसमें धन विधेयक का विवरण दिया गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की बात कही गई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अनुसार लगाता है, ये लगाता है किसके अनुसार, 123 के अनुसार। बात करते हैं अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 129 इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 129 में किया गया। बात करते हैं अनुच्छेद 148 के, इसमें CAG का उल्लेख किया गया। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 148 में। बात करते हैं अनुच्छेद 153, इसमें राज्यपाल का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 161 इसमें क्या है, क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है। जो क्षमादान है वो किसका है, ये राज्यपाल का क्षमादान है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला अनुच्छेद जो है हमारा 165 है, वो एडवोकेट जनरल का है। कौन है, एडवोकेट जनरल का है। अगला अनुच्छेद है हमारा वो कौन सा है, वो है अनुच्छेद 165। ये किसका उल्लेख है, इसमें एडवोकेट जनरल का उल्लेख किया गया 165 में। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 243 के, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग, और अनुच्छेद 243I इसमें क्या है, वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि अनुच्छेद 213 इसमें क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 इसमें क्या है कि हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 से 243O, इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया। ये जो किसमें आता है, ये भाग 9 में आता है। इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया, वो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। अगले पॉइंट पे आता है। अगला अनुच्छेद हमारा जो है अनुच्छेद 266, ये इसमें क्या है, इसमें संचय निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 इसमें क्या है, इसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 300A। 300A में क्या दिया गया, इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जिसको क्या है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगले अनुच्छेद पे आते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा जो है अनुच्छेद 315, इसमें क्या है, इसमें UPSC का उल्लेख किया गया है। अगर UPSC के चेयरमैन की बात करते हैं, वो इस समय कौन है, मनोज सोनी। कौन है, मनोज सोनी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन है, अनुच्छेद 324। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट हमारा है अनुच्छेद 338, ये जो है NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अनुच्छेद 338A NCST या ये जो है 89वां संविधान संशोधन है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट हमारा है कि अनुच्छेद 343, इसमें जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति के शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 इसमें क्या है, वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 368, इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 394, यह 26 नवंबर 1949 को जो है कितने अनुच्छेद लागू होंगे, वो इसमें बताया गया था। तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद जो है इस समय लागू किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ तक तो थे अनुच्छेद। आते हैं, अब बात करते हैं अगर आगे अगले पॉइंट की, वो है कि केवल भारतीयों के लिए अनुच्छेद कौन कौन से, वो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29-30 जो है भारतीय नागरिकों के लिए दिए गए हैं। अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पर्वतमालाओं की। जो पहली पर्वतमाला है वो कौन सी, एंडीज। एंडीज ये कहाँ की है, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये कहाँ की, ये दक्षिण अमेरिका की है। अगली बात करते हैं कि राकी पर्वतमाला ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। नंबर 3 पे कौन सी, एटलस कहाँ पे, ये अफ्रीका में है। अगला पॉइंट है कि काकेसस और आल्पस ये कहाँ पे पर्वत है, ये है यूरोप में। अगला पॉइंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि दक्षिणी आल्पस ये कहाँ पे पाई जाती है, ये न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्पस पाई जाती है। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख चोटियों की। ये जो चोटियाँ हैं, पहली चोटी कौन सी, किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे स्थित, ये स्थित है कहाँ पे, ये तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तंजानिया में स्थित किलिमंजारो। बात करते हैं विंसेम मैसिव। माउंट विंसेम मैसिव ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा एवरेस्ट। एवरेस्ट क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जो कहाँ पे स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर बात करते हैं ऊंचाई की, ये 8848.86 मीटर है, यानी कि 8848.86 मीटर है। बात करते हैं एल्ब्रुज की। एल्ब्रुज ये कहाँ की, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस पर्वत की, ये काकेसस पर्वत की है।
माउंट मैकिनले ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले पाई जाती है। अगली चोटी है कौन? एकांकागुआ। एकांकागुआ कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ पे? ये सिक्किम में है। अगला पॉइंट है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। ये कहाँ पे है? ये काराकोरम पर्वत पे है। ये काराकोरम कहाँ पे है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अगले पॉइंट पे आते हैं कोसिस्को। ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में सैंडल पीक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कुछ घास के मैदान जो है उनको देखते हैं। पहला घास का मैदान है पंपाज। पंपाज कहाँ पे? अर्जेंटीना है। लानोज कहाँ पे? वेनेजुएला है। वेल्स घास के मैदान कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पुस्ताज कहाँ पे? ये हंगरी में। अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट हमारा प्रेरीज घास के मैदान ये कहाँ पे? ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल की। सहारा का मरुस्थल ये जो है अफ्रीका में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट है गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये मरुस्थल कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि अल नहफूद और रब अल खाली ये कहाँ पे है? ये सऊदी अरब का मरुस्थल है। रब अल खाली जो है ये विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। अगले जो मरुस्थल है वो है कालाहारी। ये कहाँ पाया जाता है? ये बोत्सवाना यानी अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया जाता है। अगला पॉइंट है गोबी का मरुस्थल। ये कहाँ पे पाया जाता है? गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि टकला मकान ये कहाँ पे पाया जाता है? ये टकला मकान मरुस्थल जो है ये चीन में पाया जाता है। अटाकामा का मरुस्थल ये पेरू और चिली की सीमा पे स्थित है। ये जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो कौन सा है? वो अटाकामा मरुस्थल है। आइए बात करते हैं पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? वो पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कि कहाँ पाया जाता है? वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट हमारा है कि कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। पहला कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये कहाँ स्थित है? ये इक्वाडोर में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आता अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि काकातोआ जो ज्वालामुखी वो इंडोनेशिया में स्थित है। तीसरा है मोना लोआ ये कहाँ पे? ये हवाई द्वीप में स्थित है। चौथा है बैरन द्वीप। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी वो कौन सा है? वो है बैरन द्वीप। अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट हमारा है कि विसुवियस कहाँ पे स्थित है? ये इटली में स्थित है। अगला पॉइंट है कि सिनाबुंग या मेरापी ये कहाँ पे स्थित है? ये इंडोनेशिया। सिनाबुंग मेरापी कहाँ पे ये स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। आइए बात करते हैं स्ट्राम्बोली की। स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला हमारा ज्वालामुखी कौन सा है? वो है माउंट पोपा। माउंट पोपा जो ज्वालामुखी ये कहाँ पे स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? वो कौन सी नदी है? वो है कांगो नदी। अगला पॉइंट है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? वो है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो कौन सी? वो है माही नदी। ये तीनों नदियों को बहुत बारीकी से याद करिएगा क्योंकि इन तीनों नदियों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि मिस्र का वरदान। मिस्र को किसका वरदान कहा जाता है? वो कहा जाता है किसका? नील नदी का वरदान कहा जाता है। आइए बात करते हैं नर्मदा नदी और सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। अगला पॉइंट है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटीसी नदी जो कहाँ पे है? जो चीन में है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक देशों से निकलने वाली नदी कौन सी? वो डेन्यूब नदी है जिससे क्या होता है? जिसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि रामसर साइट। भारत में कितनी रामसर साइट है? वो 75 रामसर साइट है। और पहली जो रामसर साइट है वो कहाँ पे है? वो चिल्का झील उड़ीसा। इसको पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। वो कहाँ पे होता है? वो ईरान में होता है। कब होता है? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है।
जिसे जो है 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे के मनाते हैं, वेटलैंड डे का मनाते हैं, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। आते हैं अगले पॉइंट में, जो हमारा अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे हैं। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट वो कहाँ है, वो है तमिलनाडु में। यूपी में सबसे अधिक यूपी में कितनी रामसर साइट है, वो 10 रामसर साइट हैं। आइए बात करते हैं जो प्रमुख रामसर साइट वो कहाँ कहाँ है। पहली जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे, चंदौली में है। किशनपुर, ये लखीमपुर खीरी में, इसकी स्थापना जो 1972 में होती है। कतरनिया घाट, ये जो है बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे, बहराइच में। ये कब स्थापना हुई, 1976 में इसकी स्थापना होती है। आइए बात करते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार, जो ये कहाँ है, ये चित्रकूट में स्थित, इसकी स्थापना जो है 1977 ईस्वी में होती है। अब रानीपुर वन्यजीव विहार और एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे स्थित, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे स्थित, ये लखनऊ में स्थित है। आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे, ये ललितपुर में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे, ये आगरा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला पॉइंट है कि हस्तिनापुर पक्षी विहार, ये कहाँ से, ये मेरठ में स्थित है। सुहागा बरवा पक्षी विहार, ये कहाँ पे है, ये महाराजगंज में स्थित है। और सहिलवा पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये बलरामपुर में स्थित है। अगला कछुआ पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये वाराणसी में स्थित है। ये जो थे ये उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट थी। अब बात करते हैं पक्षी विहार की। तो जो पहला पक्षी विहार है, ये नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव है, जो उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। लाग बहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये कन्नौज में स्थित है। सांडी पक्षी विहार, ये जो है हरदोई में स्थित है। पार्वती आरंगा जो है, पार्वती आरगा, ये कहाँ पे, ये गोंडा में स्थित है। समान पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये मैनपुरी में स्थित है। अगली बात करते हैं, अगला जो है हमारा बखीरा पक्षी विहार, ये कहाँ पे है, ये संत कबीर नगर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये महोबा में है। सुरहाताल पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये आगरा में स्थित है। बेती पक्षी विहार, ये कहाँ पे है, ये कुंडा में स्थित है। बेती पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख रामसर साइट कौन कौन सी, वो है बखीरा पक्षी विहार, जो कहाँ पे, संत कबीर नगर में है। ये जो है नवीनतम रामसर साइट है। अगला है हैदरपुर पक्षी विहार, जो कहाँ पे, मुजफ्फरनगर बिजनौर में स्थित है। समन पक्षी विहार मैनपुरी। नवाबगंज पक्षी विहार, जो ये उन्नाव में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। सरसई नवर पक्षी विहार जो है, ये कहाँ पे, इटावा में स्थित है। अगला पॉइंट है सूर सरोवर, ये कहाँ पे, ये आगरा में स्थित है। ऊपरी गंगा नदी पक्षी विहार, ये कहाँ पे, वज्र घाट से नरौरा स्टेज के बीच में ये स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये कहाँ पे, गोंडा में है। समस्तपुर पक्षी विहार, ये कहाँ पे, ये रायबरेली में स्थित है। चलिए आते हैं कुछ प्रमुख किताबों के बारे में देखते हैं। जो हमारी पहली किताब है वो है मुद्राक्षस, ये किसकी, विशाख दत्त की है। कादम्बरी बाणभट्ट। मत्स्यकटिकम, ये जो है शूद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। सियूकी, ये जो है ह्वेनसांग की पुस्तक है। अगली पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, ये किसकी, ये आर्यभट्ट की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी है, ये सुभाष चंद्र बोस जी की है। इंडिका किसने लिखी थी, ये मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ये किसकी है, ये अलबरूनी की है। बात करते हैं रजत रंगणी की, ये किसकी, ये कल्हड़ की है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की है। लीलावती जो है, इसके लेखक कौन है, भास्कर सेकंड या भास्कर द्वितीय जो है लीलावती के रचयिता हैं। बात करते हैं बंदी जीवन, ये किसकी, सचिंद्र नाथ सान्याल की है। हिंद स्वराज, ये किसकी है, ये गांधी जी की पुस्तक है। अब बात करते हैं गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। महाभाष्य जो है ये पतंजलि की है। और इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की ये पुस्तक है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है ये कुछ प्रमुख अनुसंधान हैं। पहला कौन सा है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? ये कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? ये कानपुर में है। पल्सेज यानी दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। वन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। आते हैं अगले अनुसंधान केंद्र पे। ये जो केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? ये लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र, ये कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कि कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे? ये लखनऊ में है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो लखनऊ में कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थित है, जो कि हरदोई और लखनऊ रोड पे स्थित है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये कहाँ पे? ये भदोही में स्थित है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? ये वाराणसी है। और भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, ये कहाँ पे? ये भी वाराणसी में स्थित है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है ये कुछ प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार। पहला कौन सा है? यह है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसे दिया गया था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। इनकी रचना कौन सी है? ये जो है पागल खाना, जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। अगला पॉइंट हमारा है कि सरस्वती सम्मान, ये किसकी है? शिव शंकरी की है। शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान दिया गया। इनकी रचना कौन सी थी? वो है सूर्यवंशम। अगला पॉइंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो किसे दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया है। किसके लिए दिया गया? तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में इनको प्रदान किया गया। बात करते हैं एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, या इसे मैथमेटिक्स का नोबल भी कहते हैं। ये किसे दिया गया? ये इसे लुइस कैफरली को दिया गया है। अगला नाम है मुलायम सिंह यादव, इनको क्या दिया गया? इन्हों पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। रिकी केज को जो है ग्रैमी पुरस्कार जो होता है ये संगीत के लिए दिया जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। ब्रेडन फ्रेजर, इनको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। मेल में ब्रेडन फ्रेजर ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इनकी जो कौन सी फिल्म थी? द व्हेल फिल्म के लिए इनको दिया गया है। बात करते हैं आलिया भट्ट को आईफा अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही राजकुमार राव को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये दोनों अवार्ड किसके थे? ये आईफा के अवार्ड थे। अगला नाम है कि नंदिनी गुप्ता कौन है? ये मिस इंडिया है। ये रहने वाली कहाँ की? ये राजस्थान की रहने वाली है। अगला नाम है आशा भोसले, इनको दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करते हैं पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? वो किसे दिया गया था? वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट है आशा पारेख को कौन सा दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगला है नाम कौन सा है कि बोनी गैब्रियल, ये कौन है? बोनी गैब्रियल जो है ये मिस यूनिवर्स है। कौन है? ये मिस यूनिवर्स है। तो दोस्तों आज इतना ही। ये हमारा था महाकाल सीरीज का 2.0 महाकाल सीरीज का 2.0 था, जिसका हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप अगर इस क्लास की PDF चाहते हैं उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आपको डेली की करंट अफेयर का रिवीजन तथा कुछ महत्वपूर्ण क्लास दी जाती हैं, जिसकी वहां पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।